ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 21। एक विशाल मोनोलिथ। जेरस वहीं सुन्न खड़ा था, उसका दिमाग उलझन में था। गिया की रक्षा करने के लिए? क्यों? क्या वह मुसीबत में है? इसके अलावा वह अभी कितना कमज़ोर है? कमांडर शिरोन की तुलना में जो एक ईआई कमांडर था, वास्तव में वह बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता था। गिया की रक्षा करने में मेरी मदद करो, उसने एक बार फिर कहा, जैसे कि डर हो कि जेरस को पहली बार जानकारी नहीं मिली। अगर तुम्हारी यही इच्छा है, मैं उसकी रक्षा के लिए सब कुछ करूंगा, अगर यह मेरी शक्ति में है। जेरस ने कहा। वह उस आदमी की मदद के कारण सहमत होगा, लेकिन अपनी परेशानी की कीमत पर नहीं। अच्छा, मुझे बस इतना ही चाहिए, कमांडर शिरोन ने कहा और उसका चेहरा एक बार फिर से और भी शांत हो गया। जेरस कुछ देर चुपचाप वहां खड़ा रहा और फिर जिज्ञासा से पूछा, तुम गिया की सुरक्षा क्यों मांग रहे हो? क्या वह खतरे में है? मुझे डर है कि तुम्हें यह बताने से सिर्फ अच्छाई की बजाय नुकसान ही होगा। बस इतना जान लो कि वह आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कमांडर शिरोन ने अंतरिक्ष के विशाल विस्तार को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में एक हरे रंग की चमक थी, जैसे कि वह दूर के भविष्य को देख रहा हो। आने वाला क्या है? जेरास ने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन उसका ध्यान भटक गया जब उसने अपनी आंखों के कोने में कुछ देखा। जिस अंतरिक्ष यान में वे थे, वह अचानक धीमा हो गया क्योंकि वह एक वस्तु से लगभग 1000 मीटर पहले रुक गया। जेरास का जबड़ा सदमे में जमीन पर गिर गया क्योंकि वह अपने सामने देख रहा था अंतरिक्ष के बाहर एक विशाल मोनोलिथ का शीर्ष। मोनोलिथ इतना बड़ा था कि इसे बाहरी अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता था और इसकी नोक ग्रह के वायुमंडल को भेदते हुए अंतरिक्ष में भी जा सकती थी। क्या वह क्या है? वह डायमेंशनल टॉवर है, पृथ्वी के सबसे बड़े खजानों में से एक। कहा जाता है कि यह पृथ्वी पर एक पूरे महाद्वीप के आकार का है, कमांडर शिरोन ने गर्व के साथ कहा। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे ग्रह में उतरा क्योंकि उसने अन्य अंतरिक्ष यानों को ग्रह के वायुमंडल में प्रवेश करते देखा। प्रकाश की एक नीली लहर ने प्रत्येक जहाज को स्कैन किया और फिर उन्हें टॉवर के करीब जाने दिया। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे नीचे उतरते समय रुक गया और अंततः जमीन पर आकर रुक गया। जेरास अंतरिक्ष यान से बाहर निकल गया। उसके बगल में गुलाबी टॉप और स्कर्ट वाली एक सफ़ेद बालों वाली लड़की थी। गया भी नए वातावरण से आश्चर्यचकित होकर वहां खड़ी थी, लेकिन उसने एक तटस्थ और बेपरवाह चेहरा बनाए रखा, जो किसी को भी अपने आप उससे दूर कर देगा। जेरास ने अंतरिक्ष यान की ओर हाथ हिलाया, जो धीरे धीरे एक बार फिर हवा में ऊपर उठा। प्रकाश की नीली स्क्रीन के भीतर जेरास अभी भी कमांडर शिरोन की आकृति देख सकता था, क्योंकि वह उसे एक अनुमोदन मुस्कान के साथ घूर रहा था और उससे कुछ कह रहा था। हालांकि जेरास ने केवल उसका मुंह हिलते हुए देखा था, लेकिन ऐसा लग रहा था, मैं ईआईए बेस पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, सैनिक। जेरास मुस्कुराया और धीरे धीरे मोनोलिथ के सामने विशाल द्वार की ओर बढ़ा। द्वार के सामने पहुंचने पर एक अजीब लाल रोशनी द्वारा स्कैन किए जाने के बाद यह उनके लिए स्वचालित रूप से खुल गया। द्वार के अंदर लगभग 16 वर्ष की आयु के 1000 से अधिक लोग थे, प्रत्येक एक प्रमुख मंच के चारों ओर बैठे थे। इसे एक खुले हॉल के रूप में बनाया गया था, जिसमें जमीन पर काले ऑब्सीडियन रंग की चट्टानें थीं और जगह के दूर छोर पर एक विशाल मंच था। मोनोलिथ का शीर्ष यहां से फिर से नहीं देखा जा सकता था क्योंकि यह बादलों के समुद्र के बीच छिपा हुआ था और मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत बड़ा था। जेरास ने गया को देखा क्योंकि उसने पाया कि वह पहले ही जा चुकी थी, इससे पहले कि वह देख पाता। हजारों अन्य लोगों के बीच घुल मिल गई। वह भी एक कुर्सी की ओर बढ़ा और उस पर बैठ गया, जब उसने अचानक महसूस किया कि कोई व्यक्ति उसे पुकार रहा है। नमस्ते। जेरास धीरे धीरे मुड़ा और अपने बगल में बैठे युवक को देखा, थोड़ा चकित था। लड़का उसके बराबर ही लंबा था, उसकी त्वचा गोरी और बाल कंधों तक पहुंच रहे थे। उसकी आंखों में बिल्कुल भी पुतलियां नहीं थीं, लेकिन जेरास को सबसे ज्यादा हैरानी उसके कानों से हुई। वे लंबे और नुकीले थे। एक बात तो पक्की थी, यह एक एलियन जाति थी। हाय, जेरास ने विनम्रता से जवाब दिया, थोड़ा घबराया हुआ। मैं एल्वियन जाति से ट्राइटन हूँ। क्या ये तुम्हारा एलियन जाति के साथ पहला अनुभव है? ट्राइटन ने अपने सामने नीले बालों वाले इंसान को घूरते हुए पूछा। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, जेरास ने ईमानदारी से इस एलियन लड़के के बारे में उत्सुकता से उत्तर दिया। मैं भी, हालांकि मैंने अपने घर में इंसानों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। ये पहली बार है जब मैंने उन्हें वास्तविक जीवन में देखा है, ट्राइटन ने उत्तर दिया और जेरास ने लड़के की ईमानदारी को उसके लहजे और अभिव्यक्ति में महसूस किया। तो आप भी ईआईए में शामिल होना चाहते हैं? जेरास ने उत्सुकता से पूछा। ईआईए मुख्य रूप से एक पृथ्वी समूह था, लेकिन यह विभिन्न अन्य ग्रहों और जातियों के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे उनके बीच गैर मानव भी शामिल हो गए। हाँ, मैं चाहता हूँ, आंशिक रूप से अन्य एलियन प्रजातियों का अध्ययन करने के प्रति मेरे जुनून के कारण।
ट्राइटन ने जेरास की ओर देखते हुए उत्तर दिया। तो मुझे आशा है कि आप सफलतापूर्वक परीक्षण पास कर लेंगे। हाँ, मैं निश्चित रूप से पास करूंगा, ट्राइटन ने उत्तर दिया और अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया तथा दूसरों से संवाद करना जारी रखा। एक बहुत ही अजीब एल्वियन जिसका सपना अजीब है, जेरास ने खुद से कहा। उसने उस जगह को भी देखा क्योंकि उसने देखा कि यद्यपि अधिकांश लोग मनुष्य हैं, लगभग 40% मानव रूप वाले एलियन समूह हैं। इतने सारे जीवन रूप। जेरास ने जो देखा उससे वह चौंक गया तथा आश्चर्यचकित हो गया कि एआई में उसके लिए क्या भविष्य है। अध्याय 22। राह शुरू होती है। जेरास शोरगुल में बैठ गया। उसके अंदर एक नई भावना उभर रही थी क्योंकि वह दोनों विदेशी जातियों और मानव समूह को एक दूसरे से संबंधित देख रहा था। बड़बड़ाहट और शोर वास्तव में बहुत तेज था, लेकिन ये सब तब बंद हो गया जब एआई की वर्दी पहने 3 आदमी रहस्यमय तरीके से मंच पर दिखाई दिए। भीड़ चुप हो गई क्योंकि वे सभी तुरंत खड़े हो गए। एआई अधिकारी को देखते ही खड़े हो जाना एक अनौपचारिक नियम था। एक आदमी, जो बेहद मांसल था, उसके बाल और आंखें काली थीं, तीनों में से बाहर निकल आया जब वह मंच के सामने पहुंचा। उसकी आंखों में एक काला रंग था जो बहुत भयानक लग रहा था और उसके चेहरे पर एक निशान था जो उसकी बाईं आंख को पार करते हुए उसके गाल पर रुक गया था। एक बात तो पक्की थी, वह एक बहुत ही भयंकर योद्धा था। मुझे लगता है कि हम सभी आज यहाँ प्रवेश परीक्षा के लिए इकट्ठे हुए हैं, आदमी ने शुरू किया। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि वे लगभग 1000 लोगों के कानों में लगातार गूंज रही थी। इस वर्ष एआई में शामिल होने के लिए प्रवेश परीक्षा, या मैं कहूँ कि ट्रायल, मेरे ठीक पीछे इस टॉवर में होगा, डायमेंशन टॉवर। इसे डायमेंशन टॉवर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह टॉवर विभिन्न डायमेंशन का एक अंतर संबंध है जो उनके पिछले इतिहास को रिकॉर्ड करता है। टॉवर में प्रवेश करते हुए आपको इसके एक आयाम में एक ट्रायल दिया जाएगा। ट्रायल पास करने का मतलब है कि आप एआई में शामिल होने के लिए योग्य हैं और इसके अलावा आपको टॉवर द्वारा दिए जाने वाले ट्रायल को पास करने के लिए एक इनाम भी मिलता है। ट्रायल में असफल होने का मतलब है कि आप एआई परीक्षा में असफल हो गए हैं और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आदमी ने उन्हें अपनी बात को पचाने का समय देते हुए कहा। अगर आपको संदेह है कि टॉवर पक्षपाती होगा या नहीं और कुछ मिशन दूसरों की तुलना में कठिन हो सकते हैं, तो आप गलत हैं। टॉवर किसी की प्रतिभा की अच्छी पहचान है और आपको आपकी प्रतिभा के बराबर परीक्षण देगा। इसका मतलब है कि ई ग्रेड जीन वाले को उसकी प्रतिभा के चरम पर परीक्षण दिया जाएगा, सी ग्रेड वाले को भी उसकी प्रतिभा के चरम पर परीक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप केवल ई ग्रेड हैं तो भी आप परीक्षण पास कर सकते हैं क्योंकि यह आपकी प्रतिभा के चरम पर है। अगर आपके पास अधिक प्रतिभा है तो आपको अपनी प्रतिभा के चरम के कारण अधिक कठिन परीक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि आपका इनाम अधिक होगा। जेरस ने उसकी बात ध्यान से सुनी, उसकी बात को पचा लिया। उसने जो कुछ भी समझा उससे एक बात तो पक्की थी, वह बर्बाद हो गया था। उसके पास एसएसएस ग्रेड जीन था। शायद यही सबसे बड़ी प्रतिभा है जो यहाँ पाई जा सकती है, जिसका मतलब है कि उसे उनमें से सबसे कठिन परीक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि उसका इनाम दूसरों की तुलना में अधिक होगा। आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है उसके आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे और हमारे पास शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ रैंक भी हैं। आपकी रैंक जितनी अधिक होगी आप उतने अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो आपको ईआईए में बहुत मदद करेगा। जहां तक शीर्ष 3 सर्वश्रेष्ठ रैंक वाले लोगों की बात है, उन्हें ईआईए द्वारा ही अतिरिक्त पुरस्कार दिया जाएगा। तो लोग ट्रायल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और जब मैं आपका सर्वश्रेष्ठ कहता हूं, मेरा मतलब है आपका सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ, उस आदमी ने कहा। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कुराहट थी। ऐसा कहने के साथ आप ट्रायल के समय के बारे में सोच सकते हैं। ये ट्रायल द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, लेकिन सभी को एक ही समय पर निकाला जाएगा और यह केवल 3 दिनों के भीतर होगा, जबकि ट्रायल में ही कई साल बीत सकते हैं। समयरेखा भी अलग है, जेरास ने सोचा। टॉवर में बिताए साल वास्तविकता में एक दिन हो सकते हैं, लेकिन अगले 3 दिनों में सभी को निकाला जाएगा। आखिरकार ट्रायल में मौत कोई विकल्प नहीं है। अगर आप असफल हो गए तो आपको केवल बेदखल किया जाएगा, लेकिन ट्रायल में सब कुछ बहुत वास्तविक है, इसलिए अपने अंदर बहुत सावधान रहें और यह न सोचें कि आप मर नहीं सकते और मूर्खतापूर्ण कार्य करें। इतनी सारी बातें कहने के बाद, भविष्य के सैनिकों का डायमेंशन टॉवर में स्वागत है। टॉवर से प्रकाश की एक लहर निकली और उस आदमी ने कहा। ये सभी प्रतिभागियों पर चमकी और उन्हें तुरंत गायब कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे इसमें चले गए। आपको क्या लगता है कि इस साल ट्रायल कैसा होगा, वडॉफ? ईआईए के एक अधिकारी ने उस आदमी से कहा। मुझे यकीन है कि उनमें से लगभग 800 लोग बुरी तरह सफल होंगे, वडॉफ ने बिना किसी दिलचस्पी के कहा। इस बार ईआईए अपने ट्रायल में बहुत आगे निकल गया होगा। यह शायद इसके इतिहास का सबसे कठिन ट्रायल है, लेकिन ये सबसे पुरस्कृत भी है। इसके अलावा टॉवर की स्थितियों के कारण हमें प्रतिभागियों में से केवल सर्वश्रेष्ठ ही प्राप्त करने को मिलता है। उम्मीद है कि हम नतीजों से चौंक जाएंगे। उनमें से आखिरी व्यक्ति, नीली त्वचा वाला एक आदमी, विशाल मोनोलिथ को देखते हुए बैठा हुआ था।
और इस तरह यह परीक्षण सफलतापूर्वक शुरू हुआ। अध्याय 23, परीक्षण मिशन, अटलांटिस का सच्चा राजा बने। ज़ेरस को लगा कि वह तेजी से अंतरिक्ष में धकेला जा रहा है। उसकी आंखें बलपूर्वक बंद थीं क्योंकि वह बल के कारण अपनी एक मांसपेशी भी नहीं हिला पा रहा था, लेकिन उसने तुरंत महसूस किया कि अगले ही सेकंड में उसके आसपास का वातावरण स्थिर हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए दीवारें खुरदरी और खुरदरी थीं, अलग अलग रूनों से जगमगा रही थीं जो हर समय दिल की धड़कन की तरह क्षेत्र को रोशन कर रही थीं। यह एक लंबी संकरी गुफा थी जो दूर तक फैली हुई थी। वह उस जगह की सुंदरता पर आश्चर्यचकित था, लेकिन वहाँ एक गंभीर आभा भी मौजूद थी, रहस्य और पूर्वाभास की आभा। ज़ेरस ने तुरंत आगे बढ़ना शुरू कर दिया। गुफा में और भी गहराई तक जाने लगा। उसके चारों ओर के रून जगमगा उठे। जैसे जैसे वह अज्ञात में और गहराई तक जाता गया, उसका रास्ता रोशन होता गया। लगभग 1 घंटे तक चलने और सतर्क रहने के बाद वह आखिरकार गुफा के अंत में पहुंच गया, जो एक ब्लॉक होल था। लेकिन अंत के बारे में कुछ अलग था। इस पर सुनहरे रंग का त्रिशूल बना हुआ था, जिसकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। इसके शरीर पर अलग अलग रून लगे हुए थे जो एक सौम्य सुनहरी रोशनी बिखेर रहे थे, जिसके 3 कांटे सबसे तीखे ब्लेड की तरह ठंडी चमक रहे थे। त्रिशूल के ठीक पीछे सुनहरे रंग की मछली के तराजू से ढके एक आदमी की आकृति देखी जा सकती थी, जो इस हरकत में था मानो त्रिशूल को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके हाथ अभी भी इसे पूरी तरह से पकड़ने से कुछ इंच दूर थे। ज़ेरस ड्राइंग की ओर बढ़ा, जैसे जैसे उसके हाथ हिचकिचाते हुए आरेख की ओर बढ़े, लेकिन अंततः उसने खींचे गए सुनहरे रंग के त्रिशूल को छुआ और धीरे से पीछे की ओर खींचा। जबकि यह एक साधारण पेंटिंग थी, उसने खुद को इस तरह दबा हुआ महसूस किया जैसे कि वह भयानक दबाव में हो, जबकि वह महसूस कर सकता था कि इससे निकलने वाली शक्ति एक पहाड़ की तरह थी। गुफा में अचानक एक आवाज़ गूंजी जिसने उसे उसके विचारों से बाहर निकाला। युवा कोलिंस, क्रिम्सन आयाम में आपका स्वागत है। आपने एक ऐसा रास्ता चुना है जिस पर पहले कभी नहीं चला। फिर अपने दिल में किसी डर के बिना परीक्षण की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि आप जिस सत्य की तलाश कर रहे हैं वह आपकी मुट्ठी में ही है। त्रिशूल की पेंटिंग अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी से चमक उठी और आवाज़ संकीर्ण स्थान के भीतर गूंज उठी। सुनहरी ऊर्जा का एक विशाल भंवर बन गया जो लगातार घूम रहा था। आपने त्रिशूल का भाग्य चुना है। आप एक बहुत ही खतरनाक परीक्षण दे रहे हैं, लेकिन अगर इसे पूरा किया जाए तो आपको बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। आपका मिशन झूठे राजा को हराना और अटलांटिस का सच्चा राजा बनना है। ज़ेरस ने गहरी सांस लेते हुए भंवर को देखा। यह एक ऐसा परीक्षण था जिसके बारे में कहा जाता था कि यह उसे बहुत बड़ा इनाम देगा, लेकिन इसके अलावा ये ईआई में प्रवेश करने का उसका टिकट था। वह अच्छी तरह से जानता था कि यह परीक्षण प्रतिभागियों के पूरे समूह में सबसे कठिन होगा, लेकिन वह तैयार था। मन को दृढ़ और तीव्र ध्यान के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के सुनहरे भंवर की ओर बढ़ गया, क्योंकि उसका आकार उसमें से गुजर गया और भीतर गायब हो गया। भंवर भी उसके बाद बंद हो गया और केवल एक सुनहरे रंग के त्रिशूल की पेंटिंग रह गई, जिसके हाथ में एक आदमी था जो पहले से कहीं ज्यादा उसके करीब आ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। देविन, 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 देविन नाम को अरबों लोगों की आवाज़ से बार बार गाया जा रहा था, क्योंकि विशाल कोलोसियम शक्तिशाली कंपन से हिल रहा था। ज़ेरा की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने अपने चारों ओर देखा, उसने हवा के बारे में कुछ अलग महसूस किया, जैसे कि यह हिल रही थी। रुको, यह पानी है। वह पानी के नीचे है। उसने तुरंत अपनी सांस रोकने और अपनी नाक को ढकने की कोशिश की, जब उसे अचानक अजीब लगा। क्या उसने अभी अपनी आवाज़ सुनी? अपनी सांसों पर से अपनी पकड़ को छोड़ते हुए उसने वैसा ही महसूस किया। पानी ने उसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। यह हवा में सांस लेने जैसा था। मैं कहाँ हूँ? ज़ेरास को बहरा करने वाली आवाज़ ने उसके विचारों से बाहर निकाला, क्योंकि उसे पता चला कि वह बैठा हुआ था, लोगों को घूर रहा था। वह क्षण भर के लिए चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि वे थोड़े अलग थे। उनके दांत मछली की तरह दांतेदार थे, जबकि चांदी के तराजू उनके चेहरे के एक हिस्से को ढके हुए थे और उनके कपड़ों के नीचे फैले हुए थे। उनके बाल सामान्य से अधिक लंबे थे, जबकि कुछ के पास पैरों के बजाय मछली की पूंछ भी थी। यह उसे मरमेड जाति की याद दिलाता था, जिसके बारे में उसने एक बार अनाथालय में दादी मियाँ से सुना था। उन अंतरों के अलावा वे हर तरह से इंसान लगते थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे। नहीं, वे अटलांटिस के नागरिक हैं। वह खड़ा हो गया और उसे आश्चर्य हुआ कि शोर का कारण क्या था, जिससे उसने कोलोसियम के तल पर भी नजर डाली और वहां वह था। चांदी के कवच पहने 2 आदमी। दोनों ने अपने हाथ में विशाल त्रिशूल पकड़े हुए थे और मंच के भीतर शक्तिशाली रूप से टकरा रहे थे और अपनी शक्ति से अपने आसपास के क्षेत्र को हिला रहे थे। वह एक युद्ध कोलोसियम में था। अध्याय 24, अटलांटियन की क्रूरता। कोलोसियम में 2 लोगों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके त्रिशूल की हर टक्कर से मंच पर हिंसक विस्फोट हुए। डायवन ने युद्ध के मंच पर अपने पैरों को पटक दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर आगे की ओर बढ़ते हुए अपने त्रिशूल को उसकी गर्दन पर मार दिया।
उस व्यक्ति ने अपने त्रिशूल से जवाबी हमला करके बचने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा बदल गया क्योंकि उसका त्रिशूल बल से टूट गया जबकि वह खुद सीधे उड़ गया। अपनी पीठ को कठोर दीवारों से टकराते हुए उसके मुंह से हरा खून बह रहा था, लेकिन अगले ही सेकंड में उसका चेहरा बदल गया। डायवन ने अपने प्रतिद्वंद्वी को उड़ता हुआ देखकर उसका पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी पूरी ताकत जुटाई और फिर अपना त्रिशूल उसकी ओर फेंका। RIP। त्रिशूल की गति के कारण चारों ओर गोलाकार लहरें उठने लगीं और पानी फट गया। इसकी तेज लहरों ने दीवार पर खड़े व्यक्ति को पटक दिया और उसे उसमें धंसा दिया। वह आदमी अपनी आंखें चौड़ी करके खड़ा था, जबकि त्रिशूल की भीड़ उसके माथे, मुंह और दिल पर लगी हुई थी। जैसे ही उसका हाथ एक तरफ गिरा, उसकी जान तुरंत चली गई। डायवन अपने विरोधियों की ओर चला गया और उसने अपने सिर से त्रिशूल निकाला। उसका चेहरा तिरस्कार और अहंकार से भरा हुआ था। उसे कोई पछतावा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। यह उनके जैसे विद्रोहियों के लिए एक आसान मौत थी। डायवन, 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 डायवन। उसने महसूस किया कि पूरी दुनिया उसका नाम जप रही है जब उसने अपने 3 भीड़ वाले भाले को आसमान की ओर उठाया और दहाड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जेरस ने डायवन नाम के आदमी को देखा और फिर अपनी आंखें हटाकर मृत आदमी को देखा। उसने पुष्टि की कि वह आदमी वास्तव में मर चुका था, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह किस तरह की बेहद क्रूर लड़ाई है। और पूरी भीड़ यही चाहती थी और वे उसका नाम जप रहे थे जैसे कि वह किसी तरह का हीरो हो। डायवन युद्ध मंच से चला गया, भीड़ भी जल्द ही चली गई। जेरास उस जगह के बाहर पहुंचते ही विशाल कोलोसियम से बाहर निकलकर भीड़ के साथ आगे बढ़ गया। सड़कों पर गुगंतुआन समुद्री जानवर पानी में घूम रहे थे, उनकी पीठ पर अटलांटिस सवार थे। मोतियों से बनी सुंदर बहुरंगी रोशनी को ढेर करके पूरे स्थान के चारों ओर फैलाया गया था, जो प्रकाश स्रोत के रूप में काम कर रही थी। जगह अटलांटिस से गुलजार थी, जो अपनी दैनिक जरूरतों के लिए इधर उधर तैरते हुए जगह के चारों ओर घूम रहे थे। जेरास ने जो देखा उससे वह प्रभावित हुआ। ये वास्तव में एक अलग सभ्यता थी, क्योंकि भले ही वहां तकनीक का कोई संकेत नहीं था, फिर भी यह एक खूबसूरत जगह थी। जेरास को आश्चर्य हुआ कि क्या रात और दिन होते हैं, क्योंकि सब कुछ बहुत उज्ज्वल रूप से प्रकाशित था। अटलांटिस के घर लंबे सिरे वाले त्रिकोणीय थे और सबसे छोटा लगभग 10 मीटर ऊंचा था। उनकी दीवारें सफ़ेद और नीले रंग से रंगी हुई थीं और दरवाजे पन्ना हरे रंग के थे, जो किसी प्रकार की जेड जैसी चट्टान से बने थे। उसने अपने शरीर की जांच की, क्योंकि उसे पता चला कि उसकी भुजाओं और चेहरे पर भी तराजू थे। कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि अगर वह यहाँ एक इंसान होता तो वह आसानी से एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकल जाता। उसने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे ये थोड़ा अजीब लगा। अटलांटिस वास्तव में चल नहीं रहे हैं, वे हवा में उड़ रहे हैं और अजीब तरह से आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि उनकी गति बहुत तेज है, एक वयस्क व्यक्ति की तुलना में 2 गुनी तेज। वह भी ऊपर चला गया, लेकिन आगे बढ़ना मुश्किल था, जिससे जेरास को कुछ समय ये देखने में बिताना पड़ा कि वे कैसे आगे बढ़ रहे हैं। उसने एक गाड़ी को डॉल्फिन के आकार की मछली द्वारा घसीटे जाते हुए देखा, जिससे वह उसके सिरे से चिपक गया और उसने धीरे धीरे तैरना सीखा। यह उन टायर के जूतों के साथ स्केटिंग सीखने की कोशिश करने जैसा था। लगभग 5 मिनट के बाद उसे आखिरकार यह समझ में आ गया और वह गाड़ी से उतर गया और अपने आप आगे बढ़ गया। उसके आसपास के अटलांटिस उसे अजीब तरह से देख रहे थे, लेकिन जेरास ने उन्हें अनदेखा कर दिया। ऐसा नहीं था कि वे समझ सकते थे। सिस्टम, जेरास ने बिना किसी दिशा ज्ञान के इधर उधर घूमते हुए बड़बड़ाया। हाँ, होस्ट, ओह, तुम अभी भी वहाँ हो। वह इससे थोड़ा चौंक गया। ऐसा लगता है कि सिस्टम परीक्षण के दौरान भी उसका अनुसरण करने में सक्षम था, जैसे कि विचारों को सुनने में सक्षम होना। सिस्टम सीधे होस्ट की आत्मा से बंधा हुआ है, इसलिए सिस्टम के लिए होस्ट को छोड़ना असंभव है जब तक कि होस्ट की आत्मा अलग न हो जाए, एक धारणा जिसका अर्थ केवल होस्ट की मृत्यु है। तो मैं मरने तक तुम्हारे साथ फंस गया हूं, है न? ये सिस्टम के होस्ट के साथ फंसने जैसा है। छी, लानत है सिस्टम। जेरस ने एआई स्मार्ट शॉप को अनदेखा करते हुए बड़बड़ाया। तो सिस्टम, हम कहाँ हैं? होस्ट एक अत्यंत उन्नत होलोग्राफिक आयाम में मौजूद है। इस आयाम में जो कुछ भी है वह वास्तविक है। इसका मतलब है कि भले ही होस्ट इस होलोग्राम में किसी पात्र को मार सकता है, उन पर कैस डेवोरा का उपयोग करना काम नहीं करेगा, क्योंकि वे अनिवार्य रूप से केवल होलोग्राफ हैं। होस्ट को आसपास की जटिलता के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और इसके बजाय उसे जल्दी से जल्दी पूरा करने पर काम करना चाहिए। परीक्षण, जिसका अर्थ है इस होलोग्राफिक आयाम से स्वतः बाहर निकलना, ये केवल होस्ट को उसकी कम बुद्धि के कारण चोट पहुंचाएगा। छी, धिक्कार है सिस्टम पर, जिनकी बुद्धि कम है। यदि आप इतने होशियार हैं तो मेरे जैसे बन जाए। जेरास ने सिस्टम को अनदेखा करते हुए फुसफुसाया। रास्ते से हट जाओ, मूर्ख, जेरास से एक क्रोधित आवाज ने कहा, क्योंकि वह तेजी से रास्ते से हट गया।
एक विशाल ऑक्टोपस उसके पास से गुजरा, इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर वह वहां एक सेकंड भी देर से होता तो उसे कुचल देता। छी, क्या अटलांटिस के लोग इतने हिंसक हैं? ज़ेरास ने आश्चर्य किया, लेकिन जब उसने अचानक संरचना के दूसरी तरफ एक पोस्टर देखा तो वह आगे बढ़ गया। और उसके ऊपर 4 शब्द लिखे थे जिसने ज़ेरास की रुचि को आकर्षित किया। अटलांटिस किंग बैटल कॉम्पिटिशन। अध्याय 25, अटलांटिस राजा युद्ध प्रतियोगिता। ज़ीरस जल्दी से सड़क पार कर पोस्टर की ओर बढ़ा। इस पर कुछ इस तरह लिखा था, अटलांटिस राजा युद्ध प्रतियोगिता। अटलांटिस के भूतपूर्व राजा एटलस जीन की मृत्यु हो चुकी है और उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं है, सिवाय उनके दत्तक पुत्र समुद्रा जीन के, जो दूसरे अटला नियम के कारण स्वतः राजा नहीं बन सकते, जिसमें कहा गया है कि अटलांटिस के लोगों में से केवल सबसे शुद्ध रक्त वाला ही राजा बन सकता है। अगला राजा सबसे शुद्ध रक्त वाला होना चाहिए और यह केवल सबसे शक्तिशाली अटलांटिस द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसलिए समुद्रा ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है जिसमें अटलांटिस के प्रमुख योद्धा अपने बीच सर्वश्रेष्ठ योद्धा की तलाश करने के लिए एकत्रित होते हैं, जो केवल सबसे शुद्ध रक्त वाला ही हो सकता है। और उस सर्वश्रेष्ठ योद्धा को अटलांटिस का नया राजा घोषित किया जाएगा। ज़ीरस ने जानकारी को देखा, उसकी भौहें सिकुड़ गईं, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ गया था। मोनोलिथ द्वारा उसे दिया गया मिशन झूठे राजा को हराना और अटलांटिस का सच्चा राजा बनना था। ऐसा लग रहा था कि झूठा राजा समुद्रा था। अब वह महल में घुसकर राजा को चुनौती नहीं दे सकता था जब तक कि वह सूली पर चढ़ना न चाहे। तो वह राजा को बिना अपमानजनक समझे कैसे चुनौती दे सकता था? यहीं से प्रतियोगिता शुरू होती है। समुद्रा ने खुद ही ये तय करने के लिए एक प्रतियोगिता की घोषणा की कि कौन राजा बनेगा। फिर वह समुद्रा को हराकर निष्पक्ष रूप से परीक्षण पास कर सकता था, जिससे वह अटलांटिस का स्वतः राजा बन जाएगा और इसलिए परीक्षण पास कर सकता था। प्रतियोगिता एक सुनहरा अवसर था और परीक्षण पास करने का उसका एकमात्र तरीका था। लेकिन ज़ेरास को कुछ संदेह था, क्या ये समुद्रा इतना शक्तिशाली है? उसने पूरे अटलांटिस के सभी बेहतरीन लड़ाकों को एक लड़ाई के लिए चुनौती देने के लिए कहा और फिर भी उसे लगा कि वह जीत सकता है। ये कैसी पागलपन भरी सोच है। समुद्रा के बारे में एक बात पक्की है, या तो उसे अपनी शक्ति पर वाकई बहुत भरोसा है या वह सिर्फ घमंडी है। ज़ेरास ने बाद वाले की कामना की। पोस्टर के नीचे देखते हुए, आप कोलोसियम में प्रतियोगिता के लिए साइन अप कर सकते हैं। ज़ेरास के चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसने साइन अप वाला हिस्सा फाड़ दिया और उसे सावधानी से अपनी जेब में रख लिया। वह तुरंत कोलोसियम की दिशा में सबसे तेज गति से आगे बढ़ा, लेकिन वह देख सकता था कि उसके पास से गुजरने वाले युवा अटलांटियन भी उसे अजीब भावों से देख रहे थे। वह इतना धीमा क्यों है? ज़ेरास का चेहरा नाराजगी में थोड़ा सिकुड़ गया। उसे वाकई तैराकी सीखनी होगी या फिर वह इतनी धीमी गति से इस जगह पर लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अटलांटिस पैलेस में लगभग 20 वर्षीय एक युवक एक खाली सफ़ेद जगह पर खड़ा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जबकि उसके हाथ में एक लाल रंग का त्रिशूल था। उसके सुनहरे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। उसका ऊपरी शरीर दिख रहा था, जिससे उसकी मांसपेशियां दिख रही थीं जो किसी ग्रीक देवता से भी मुकाबला कर सकती थीं। विनाशकारी प्रकाश की एक अविश्वसनीय किरण अचानक इस जगह से निकली, जो विनाशकारी शक्ति के साथ उसकी ओर बढ़ रही थी। युवक की आंखें बंद रहीं, लेकिन त्रिशूल पकड़े हुए हाथ को धीरे धीरे ऊपर उठाया गया, क्योंकि उसने अपने हाथ में त्रिशूल को तेजी से घुमाया, जिससे उसके चारों ओर गोलाकार लहरें दिखाई दीं। उसकी बाह में भयानक लाल नसें दिखाई दीं, जो पागलपन की हद तक अपने सामान्य आकार से दोगुनी हो गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं, उनमें से एक लाल चमक चमक रही थी, क्योंकि उसने विनाशकारी किरण को अपनी ओर बढ़ते देखा। हाय! अचानक अपनी पीठ को झुकाते हुए उसने प्रकाश की किरण पर त्रिशूल को पटक दिया, जिससे अंतरिक्ष के इस हिस्से में एक भयावह विस्फोट हुआ। बूम! विस्फोट से उनके चारों ओर का पानी उड़ गया, क्योंकि मलबे ने हवा भर दी, जिससे धूल ऊपर उठ गई। धूल धीरे धीरे जम गई और एक आदमी दिखाई दिया जो अपने हाथ में त्रिशूल लिए खड़ा था। युवक के बाल भी उस आदान प्रदान से नहीं झड़े, जबकि वह विशालकाय मशीन जिसने प्रकाश की उस लाल किरण को उड़ा दिया था, टुकड़े टुकड़े हो गई। न केवल वह किरण से टकराया, उसने अपना त्रिशूल इतनी जोर से उस पर मारा कि किरण मशीन पर वापस आ गई और उसे नष्ट कर दिया। ये समुद्रा जीन की शक्ति थी, अटलांटिस का झूठा राजा। महाराज! उसके पीछे से एक आवाज़ आई, जैसे ही वह आदमी अपने पीछे खड़े जलपरी को देखने के लिए मुड़ा। बोलो, बड़े शहरों में आपने जो 5 परीक्षक रखे थे, उनमें से 4 हार गए हैं। सिंहासन के लिए आपको चुनौती देने के लिए कुल 5 योद्धा इकट्ठे हुए हैं। जलपरी ने सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाते हुए कहा। परीक्षक अभी भी किस शहर में खड़ा है? ये लिगेरिस शहर है, मेरे प्रभु। एक सूचना भेजो कि प्रतियोगिता के लिए प्रवेश अब से 3 दिन बाद बंद हो जाएगा। सिंहासन के लिए लड़ाई के लिए इसे अगले सप्ताह शुरू होने दें। समुद्रा ने कहा कि उसकी आवाज़ में इतना अधिकार था कि वे उसे चुनौती नहीं दे सकते।
हाँ मेरे स्वामी, मरमैन ने कहा और वापस मुड़ा और चला गया, लेकिन उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। डर से उसके सारे बाल सीधे खड़े हो गए थे। वे मुझे सिंहासन के लिए चुनौती देना चाहते हैं। एक चुनौती? यह मेरे लिए एक दिखावा है कि आखिरकार सबसे मजबूत योद्धा बनने के लिए त्रिशूल की आवश्यकताओं को पूरा करना है। मैं आखिरकार इसकी पूरी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा और अटलांटिस का अंतिम शासक बन जाऊंगा। चाहे पसंद हो या न हो एटलस, तुम्हारा गोल्डन ट्राइडेंट जल्द ही मेरा हो जाएगा। सम्मोद्रा ने अपने होठों के कोने पर एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। अध्याय 26, शक्ति साबित करना। ज़ेरस सांस फूलने की स्थिति में विशाल कोलोसियम के बाहर पहुंचा। थकान से लगातार गहरी सांस लेते हुए उसने अपने घुटनों को पकड़ लिया। लगभग 5 मिनट तक घायल रैकून की तरह हौंफने के बाद आखिरकार उसने खुद को संभाला और अपने कपड़े झाड़ते हुए कोलोसियम में प्रवेश किया। बाईं ओर एक दरवाज़ा था जिसके ऊपर लिखा था, अटलांटिक सैनिक बनने के लिए साइन अप करें यहीं। ज़ेरस कोने की ओर बढ़ा और उसने दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला। उसने फिर से 3 बार दस्तक दी, लेकिन 1 और मिनट इंतजार करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दरवाजे पर लगा खुला तख्ता उसका मजाक उड़ा रहा था, जबकि ज़ेरस का चेहरा नाराज़गी से चमक रहा था। अपने हाथों को मुट्ठी में बंद करके उसने उन्हें 5 बार दरवाजे पर पटका, जिससे धमाके की आवाज़ आई और दरवाज़ा पागलों की तरह हिल गया। अंदर आओ। ज़ेरास के अंदर आते ही एक कर्कश आवाज़ गूंजी। कमरा इतना बड़ा नहीं था, बस मध्यम आकार का था और उसमें एक बड़ी घूमने वाली कुर्सी और एक मेज़ थी जो पूरी जगह का 70% हिस्सा कवर करती थी। मेज़ पर अलग अलग किताबों के ढेर अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे और उन पर स्याही लगी हुई थी। डेस्क के पीछे गंदे भूरे रंग के तराजू वाला एक मोटा आदमी बैठा था और उसने ज़ेरास की तरफ मुस्कुराते हुए अपना सिर उठाया, लेकिन ज़ेरास को किताबों के नीचे दबे हुए देखकर वे तुरंत उसके चेहरे से गायब हो गए और फिर उसे भगा दिया। चले जाओ बच्चे। ज़ेरास को लगा कि वह अपनी हथेली अटलांटियन चेहरे पर पटक दे और उसके उन बड़े गालों को बेकाबू होकर हिलते हुए देखे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। उम्मा, दयालु सर, मैं यहाँ प्रतियोगिता के लिए साइन अप करने आया हूँ। चले जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं है। तो चले जाओ। अटलांटियन ने ज़ेरास की ओर देखे बिना ही उसे तुरंत रोक दिया। लेकिन प्लैंक के पास अपने कारण थे। आमतौर पर असली योद्धा उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देते, वह दरवाजे को लात मारकर खोलने का आदी था। लेकिन इस बार उन्होंने वास्तव में दस्तक दी, जिससे उसे लगा कि शायद कोई शौकिया व्यक्ति था जो जल्दी से मरने के लिए आना चाहता था। और उसका अनुमान सही था, ये सिर्फ एक बच्चा था। एक बच्चा इतना दुबला पतला, वह भी उसे बस उस पर लेटकर कुचल सकता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसने ज़ेरास को कमाका। ऐसा लगता है कि अच्छा तरीका काम नहीं करेगा, ज़ेरास ने सोचा और मोटे आदमी को घूरते हुए उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। क्या अच्छा तरीका है? उसे पहले तो ये पता ही नहीं था। बायोमॉर्फ सक्रिय हो गया है। अरे, तुम कैसे मरना चाहते हो? एक अविश्वसनीय रूप से गहरी आवाज़ जो हत्या की चीख थी, पूरे कमरे में गूंज उठी और विनाशकारी प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। प्लैंक तुरंत चौंक गया क्योंकि उसने देखा कि आवाज़ के लिए कौन जिम्मेदार था। उसके ठीक सामने एक आंख थी, बिल्कुल काली आंखें जिसमें बिल्कुल भी पुतलियां नहीं थीं। आंखों पर लाल रंग की नसें सांप की तरह हिल रही थीं, जो शुद्ध हत्या के इरादे से भरी हुई थीं और देखने में बेहद ठंडी थीं। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं सर? प्लैंक ने अपनी आवाज़ कांपते हुए कही, क्योंकि उसे लगा कि उसका मूत्राशय अचानक भर गया है और उसे खाली करने की ज़रूरत है। ज़ेरास ने अपनी आवाज़ बदलकर और भी कर्कश कर ली और अपनी आंखों का रंग गहरा लाल और लाल कर लिया। इस तरह से बायोमॉर्फ का उपयोग करने से उसकी ऊर्जा उसके पूरे शरीर की संरचना को बदलने की तुलना में जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसकी ऊर्जा अभी भी तेज़ी से चूसी जा रही थी, जिससे उसकी क्षमता निष्क्रिय हो गई। प्लैंक ने लड़के की आंखों को वापस अपने सामान्य नीले रंग में लौटते देखा, लेकिन उसका मन अभी भी डर से कांप रहा था क्योंकि उसने पहले जो महसूस किया था, उन आंखों में हत्या का इरादा कोई मजाक नहीं था। ज़ेरास ने उस आदमी को देखा और खुद को सिर हिलाया। बेकार लोग हमेशा सख्त व्यवहार करना पसंद करते हैं, लेकिन जब वे मजबूत लोगों से मिलते हैं तो वे तुरंत कांपने लगते हैं, और यह मोटा आदमी भी इसका अपवाद नहीं था। अपनी जेबों में हाथ डालकर उसने पोस्टर का वह हिस्सा निकाला जिसे उसने फाड़ दिया था और उसे उस आदमी को दिखाया जिसने उसे टेबल से उठाया था। ओह, तुम प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हो? प्लांक ने पूरी तरह चौंक कर पूछा। प्रतियोगिता अविश्वसनीय रूप से क्रूर थी और मृत्यु दर 90% से अधिक थी। फिर भी यह बच्चा इसमें शामिल होना चाहता था। हाँ, मैं इसमें शामिल होना चाहता हूँ। और असली सवाल यह है कि मैं इसमें कैसे शामिल हो सकता हूँ। सर, प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आपको अटलांटियन सैनिक कार्ड अर्जित करना होगा, जो केवल हमारे योद्धाओं में से एक को हराकर प्राप्त किया जा सकता है, जो एक सच्चा अटलांटिक सैनिक है। इसके बाद ही आप राजा द्वारा इस शहर में रखे गए परीक्षण परीक्षक से लड़ सकते हैं, ताकि अंततः परीक्षण में शामिल हो सकें।
तो चलो चलते हैं, जिससे मुझे अटलांटिक सैनिक कार्ड अर्जित करने के लिए लड़ना है। जेरस ने तुरंत प्लांक को चौंकाते हुए पूछा। ठीक है, चलो चलते हैं, प्लांक ने कहा और जेरस के पीछे पीछे बाहर निकल गया। आप इस तरफ जा सकते हैं जो कोलोसियम स्टेज की ओर जाता है। मैं अटलांटियन सैनिक में से एक को सूचित करूंगा जो आपको आपके परीक्षण में ले जाएगा, प्लांक ने कहा, क्योंकि वह जेरास को दाएं गलियारे की ओर धकेलते हुए दूसरे गलियारे की ओर बढ़ रहा था जो माना जाता है कि कोलोसियम की ओर जाता है, भले ही वह अगले मिनट में एक कोलोसियम में लड़ रहा होगा। जेरास इस विचार से थोड़ा डरा हुआ नहीं था और इसके बजाय संभावना के बारे में थोड़ा उत्साहित था। यहाँ के भीतर वह बिना किसी परवाह के पूरी तरह से आगे बढ़ सकता है। अध्याय 27 बोनस अध्याय। जेरस युद्ध के मंच के किनारे पर खड़ा था और लगातार जम्हाई ले रहा था। वह कुछ बूढ़े मजबूत अटलांटियन को कोलोसियम पर आते हुए देख सकता था जो उसकी पहली लड़ाई देखना चाहते थे। ऐसा लगता है कि वे तथाकथित अटलांटियन सैनिक थे। वे उसे देखकर थोड़े निराश थे, शायद उसके आकार के कारण, और उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्लांक को इतना डर क्यों लगा कि उसने सबसे खूनी लड़ाके रॉडर को लड़के को सबक सिखाने के लिए बुलाया। युद्ध के मंच का दरवाज़ा आखिरकार खुल गया क्योंकि एक आदमी की आकृति अंधेरे से दूर चली गई। वह आदमी नीले रंग की पैंट पहने हुए था, उसका ऊपरी शरीर दिखाई दे रहा था। जब भी वह हिलता था उसका बड़ा पेट इधर उधर झूलता था। जेरस की ओर तेजी से एक त्रिशूल फेंका गया, लेकिन वह बेफिक्र था क्योंकि उसने 1 इंच भी पीछे हटे बिना त्रिशूल को अपने हाथ में पकड़ लिया, जिससे बल उसके शरीर में फैल गया। अपना बचाव करो बच्चे, रॉडर चिल्लाया और जेरास के पास पहुंचा। उसका मोटा शरीर उसकी गति को कम से कम प्रभावित नहीं कर रहा था। जेरास ने त्रिशूल को आसानी से चकमा देते हुए एक कदम आगे बढ़ाया और एक त्रिशूल की भीड़ उसके चेहरे की ओर बढ़ गई। रॉडर ने तुरंत त्रिशूल को क्षैतिज रूप से काट दिया, जिससे जेरास भी फर्श पर क्षैतिज रूप से लेट गया और रॉडर के त्रिशूल के वार से आसानी से बच गया। ऐसा लगता है कि उसकी बढ़ती हुई धारणा आखिरकार अपनी धार दिखा रही थी। यह एकमात्र चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वह है चकमा देना। बच्चे, रॉडर चिल्लाया क्योंकि वह हौंफने लगा था। लगातार मुड़ने से उसकी कुछ ऊर्जा खत्म हो रही थी। यह एकमात्र चीज़ है जो आप कर सकते हैं, वह है अपने पेट को बूढ़े आदमी के चारों ओर मोड़ना। जेरास ने बिना किसी माफ़ी के वापस हंसते हुए कहा, जिससे त्रिशूल के हमले की गति बढ़ गई। लेकिन जबकि कोई सोच सकता है कि वह बूढ़े आदमी को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जेरास वास्तव में ये देखने की कोशिश कर रहा था कि वह आदमी इतनी तेज़ी से कैसे आगे बढ़ सकता है और वह अपने त्रिशूल को इतनी ताकत से कैसे घुमा सकता है। जेरास को कभी भी त्रिशूल के साथ कोई प्रशिक्षण नहीं मिला था। एकमात्र हथियार जो वह इस्तेमाल कर सकता है वह खंजर और शायद बंदूक है, लेकिन उनका उपयोग करने पर भी उसके पास किसी भी प्रकार की सटीकता नहीं थी। युद्ध में उसका मुख्य हथियार उसकी गति थी, लेकिन यहाँ वह बहुत सीमित था क्योंकि उसे अटलांटिस की तरह तैरना नहीं आता था। सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह युद्ध के दौरान थी, इसलिए अपनी गति को बढ़ाना सीखना बहुत महत्वपूर्ण था और वह यही कर रहा था। लड़ाकू ने देखा कि जेरास समय बीतने के साथ लगातार अधिक आसानी से घूमने में सक्षम हो रहा था, जिससे वह रॉडर के हमले को बहुत आसानी से चकमा दे रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जेरास यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि हमला कहाँ से आ रहा है, इससे पहले कि वह उसके करीब आए। उन्हें एक पल के लिए भी रॉडर की ताकत पर संदेह नहीं हुआ, लेकिन वे उसे इस पूरे समय में एक भी वार करने में विफल देखकर आश्चर्यचकित थे। हाय, रॉडर ने त्रिशूल को क्षैतिज रूप से आगे की ओर पटकते हुए चिल्लाया, लेकिन जब उसने महसूस किया कि यह इस बार जुड़ गया है तो वह चौंक गया। अपने त्रिशूल को देखते हुए उसने देखा कि जेरास ने अपने त्रिशूल से उसे रोक दिया था और वह वहां खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस लड़ूं बूढ़े आदमी? तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई। जेरास ने अपने त्रिशूल से रॉडर के त्रिशूल को पीछे धकेल दिया और वह तुरंत तेजी से किनारे की ओर पटक दिया। जब रॉडर ने त्रिशूल को रोका तो एक खनक गूंजी। इसे किनारे की ओर खिसकाते हुए उसने एक बार फिर अप्रत्याशित कोण से जेरास की ओर वार किया। हर टक्कर से एक शक्तिशाली बल आगे की ओर भेजा गया जो क्षेत्र में गहराई से गूंजता था। हर टक्कर के साथ जेरास को अटलांटिस के बारे में कुछ अजीब लगा और वह उनकी अजीब ताकत थी। जब भी रॉडर अपना त्रिशूल घुमाता तो उसके साथ आने वाला बल सामान्य से 2 गुना होता। ऐसा लगता था मानो हर वार के साथ एक अजीब सी ताकत हो जो उसकी ताकत को बढ़ा रही हो। दोनों लड़ाके पूरी ताकत से लड़े, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। रॉडर ने लड़के से निपटने के लिए कड़ी मेहनत की, जैसा कि उसे बताया गया था, जबकि जेरास ने त्रिशूल के बारे में अपनी समझ बढ़ाने की कोशिश की। रॉडर का त्रिशूल एक बार फिर आगे की ओर घुस गया, लेकिन इस बार जेरस ने अपना त्रिशूल ऊपर की ओर फेंका। रॉडर के त्रिशूल पर अपनी बाँह लपेटते हुए उसने नर्म बल का इस्तेमाल करके अचानक रॉडर को अपनी ओर खींच लिया। तेजी से उस आदमी के पीछे जाकर उसने अपनी बाँह को उस आदमी के चारों ओर कसकर लपेट लिया और उसके घुटने के पीछे लात मारी, जिससे रॉडर घुटनों के बल गिर गया। उसने जो त्रिशूल फेंका था वह वापस नीचे गिर गया। जब रॉडर ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि त्रिशूल के झुंड उसकी आंखों की ओर बढ़ रहे थे।
उसने तुरंत उन्हें बंद करने की कोशिश की, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। त्रिशूल उसकी आंखों से उसके मस्तिष्क को भेद सकता था। लेकिन 5 सेकंड के बाद उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे वह अपनी आंखें एक बार फिर खोल सके। उसकी पलकें त्रिशूल के झुंड से हल्के से टकराईं, जिससे पता चलता है कि वे उसे कितनी खतरनाक तरीके से बंद कर रहे थे, क्योंकि जेरस ने त्रिशूल को पकड़ रखा था, जिससे वह आदमी वास्तव में मर नहीं पाया। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। जेरास ने धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ी और बाहर निकलने की दिशा में चला गया। सभी अटलांटियन सैनिक वहां मुंह खोले खड़े थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। रॉडर को हराया गया, और वह भी एक बच्चे से। एक अविश्वसनीय खबर जो असत्य लग रही थी पूरे लिगेरिस शहर में फैल गई कि नए अटलांटिक सैनिक ने राइडर को हरा दिया। 18 साल से कम उम्र का एक लड़का। अध्याय 28। एक एटलांटियन सैनिक के लाभ। वहां खड़े एटलांटियन सैनिकों में से एक व्यक्ति अवाक रह गया। एक व्यक्ति ऐसा था जो परिणामों से और भी अधिक हैरान था। वह व्यक्ति प्लांक है। प्लांक ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उससे छीन ली गई हो और वह अपने दांतों को भींच रहा था। जब जेरास ने उसे धमकाया तो वह क्रोधित हो गया, और इसलिए उसने लड़के को सबक सिखाने में मदद करने के लिए रॉडर को पैसे देकर उस लड़के से बदला लेने की योजना बनाई। लेकिन न केवल लड़का सुरक्षित और स्वस्थ था, बल्कि उसने अपने द्वारा भेजे गए रॉडर को हराकर अपनी प्रसिद्धि भी बढ़ाने में कामयाब रहा। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि उसने रॉडर को काम पर रखने के लिए जो पैसा खो दिया था वह उसे कभी वापस नहीं मिलेगा। जेरास ने समूह को अनदेखा किया और कोलोसियम से बाहर निकलकर प्लांक की ओर चला गया। उसके सामने पहुंचकर उसने एक चंचल मुस्कान के साथ पूछा, तो आगे क्या? प्लैंक को लगा कि उसका दिल नीचे तक डूब रहा है, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और जवाब दिया, आपने सफलतापूर्वक अटलांटियन सैनिक परीक्षण पास कर लिया है। अगला यह है। प्लैंक ने जेरास को देते हुए एक नीला कार्ड निकाला। तो ये तथाकथित अटलांटियन सैनिक कार्ड है। हाँ सर, कार्ड आपको कोलोसियम तक विशेष पहुंच प्रदान करता है, जिससे आपको एटलांटियन सैनिक होने के सभी लाभ मिलते हैं, जैसे कि एक निःशुल्क रहने का कमरा और कोलोसियम सैनिक प्रशिक्षण कक्ष तक पहुंच। 100 एटलांटियन सिक्कों तक पहुंच। कोलोसियम के स्टोर से निःशुल्क एक त्रिशूल चुनना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब आप प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए ट्रायल लेने वाले को चुनौती दे सकते हैं। और ट्रायल लेने वाला कौन है? जेरास मुद्दे पर आकर यह काम पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ट्रायल लेने वाला डेविन है। नाम सुनते ही जेरास की आंखें गंभीरता से चमक उठीं। वह अच्छी तरह जानता था कि डेविन कौन है। ये वह शक्तिशाली सैनिक था जिसे उसने पहली बार लड़ते हुए देखा था, और वह जानता था कि वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि बिना पलक झपकाए अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालने वाला बेहद निर्दयी भी था। डेविन निश्चित रूप से पार्क में टहलने जैसा नहीं होगा। मुझे आपको डेविन से लड़ने के लिए प्रतियोगिता के नियमों के बारे में चेतावनी देनी होगी। ये जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। तो या तो तुम्हें या डेविन को मरना होगा, या दोनों को। कोई भी दो विजेता नहीं हो सकते। इसके अलावा लगभग 10 एटलांटियन सैनिक पहले ही डेविन के साथ लड़ चुके हैं और सभी को उसने बेरहमी से मार डाला है। मैं जानता हूं कि तुम मजबूत हो, लेकिन क्या तुम्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की ज़रूरत है? तुम यहाँ एक एटलांटियन सैनिक के रूप में आराम से अपना जीवन जी सकते हो। प्लांक ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। ऐसा नहीं है कि वह जेरास से प्यार करता है, बिल्कुल नहीं, बस उसे लगा कि वह अभी भी अपनी मौत को जल्दी से देखने के लिए बहुत छोटा है। वह अपने नए कोलोसियम जीनियस को जल्दी मरते हुए नहीं देखना चाहता था। उसके लिए जेरास एक सोना था जिसे सावधानी से खनन करने की आवश्यकता है। अगर वह बहुत जल्दी मर गया तो ये बर्बादी होगी। क्या तुम मुझे कमरे में ले जा सकते हो? जेरास ने पूछा, जैसे कि उसने पहले कभी प्लांक की कही हुई सारी बातें नहीं सुनी हों। ओह ठीक है सर। उसे कोलोसियम के एक हिस्से में और अंदर ले जाया गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 10 मिनट बाद जेरास एक सुनहरे रंग के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसने घुंडी को कसकर अंदर प्रवेश किया। लिविंग रूम बहुत बड़ा था, जिसमें मछली के आकार में बने अजीब सोफे थे। फर्श पर अजीब नीले रंग के पत्थर लगे हुए थे। इसके बजाय बल्बों के ढेर में मोतियों के ढेर थे जो रंग बिरंगी रोशनी की एक श्रृंखला के साथ चमक रहे थे, जो क्षेत्र को रोशन कर रहे थे। ये वह जगह है सर, यहाँ आप इसका उपयोग करके अन्य क्षेत्रों तक पहुँच सकते हैं। प्लैंक ने जेरास को एक नक्शा देते हुए कहा, जिसमें कोलोसियम में सभी क्षेत्र दिखाए गए थे। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। जेरास ने प्लैंक को चौंकाते हुए कहा, क्योंकि उसने सोचा था कि उसके जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जैसे आलसी वेटर को नीची नज़र से देखेगा। ओह मैं, प्लैंक ने थोड़ा सा चापलूसी करने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन वह तुरंत ही बीच में ही रुक गया। अब तुम जा सकते हो। छी। प्लैंक तुरंत अपने चेहरे पर एक क्रोधी भाव के साथ कमरे से बाहर चला गया। वे सभी एक जैसे हैं। उसने जल्दी से भागने से पहले खुद से कहा, अरे डेविन से कहो कि मैं अब से 2 दिन बाद उसे चुनौती दूंगा।
ज़ेरास ने कहा, जिससे प्लैंक तुरंत रुक गया और उसने ज़ेरास को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। हाँ सर। ज़ेरास ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और सोफे पर बैठ गया और सांस लेने लगा। उसके सामने एक होलोग्राफिक पैनल दिखाई दिया। क्वेस्ट पूरा हुआ, रॉडर को हराना, +20 XP, कुल EXP 20400। ज़ेरास ने अपने सामने होलोग्राफिक पैनल को देखा, आश्चर्यचकित था कि क्वेस्ट अभी भी पूरे किए जा सकते हैं, भले ही यह सब सिर्फ एक अवास्तविक था आयाम। एक तथ्य जिसे स्वीकार करना उसके लिए भी बहुत कठिन है। अगर कोई उससे कहता कि उसने जो कुछ भी देखा वह झूठ था, तो वह उन्हें जोरदार थप्पड़ नहीं मारता, लेकिन यह वास्तव में सच था। वह कुर्सी पर लेट गया और अजीब बात यह है कि यह आरामदायक रूप से नर्म थी। ज़ेरास ने तुरंत खुद पर काबू पा लिया और उसने जल्दी से अपने विचारों को व्यवस्थित किया। एथलेंटियन सैनिक कार्ड प्राप्त करने के साथ अगले चरण पर जाने का समय आ गया था। अध्याय 29, एक गंभीर चोट। उसके पास एथलेंटियन सैनिक कार्ड है। उसका अगला कदम डायवन से लड़ना और उसे हराना है। डायवन से लड़ना 2 दिन पहले ही होने वाला है। अगली बात डायवन को हराना है। उस व्यक्ति और अपनी कमजोरी का विश्लेषण करते हुए ज़ेरास ने अपने दिमाग में लड़ाई के निष्कर्ष निकाले। जब ज़ेरास के लिए प्रतिद्वंद्वी की शक्ति की बात आती है, मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखती हैं। वास्तव में उनमें से अधिकांश का न होना उसके लिए निश्चित हार का मतलब है। वे हैं शक्ति, गति, प्रेरणा और युद्ध का अनुभव। और इसी को आधार बनाकर उसने डायवन के साथ लड़ाई के परिणाम की भविष्यवाणी करने की कोशिश की। पहला, शक्ति। जब शक्ति की बात आती है तो डायवन निश्चित रूप से बहुत शक्तिशाली था, क्योंकि उसने उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के त्रिशूल को तोड़ते और एक ही वार से उसे उड़ाते हुए देखा था। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि डायवन शक्तिशाली था। लेकिन ज़ेरास को अपनी क्रूर शक्ति पर भी भरोसा था, हालांकि वह वास्तव में शुद्ध शक्ति पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। बायोमॉर्फ की अपनी क्षमता के साथ वह कम से कम ताकत के मामले में डायवन के साथ टक्कर ले सकता था। दूसरा, गति। यहाँ कोई संदेह नहीं था कि विजेता डायवन था। ज़ेरास जानता था कि वह बहुत धीमा था। वह एथलेंटियन नहीं था, इसलिए वह वास्तव में नहीं समझ पाया कि वे मछलियों की तरह कैसे तैरते हैं। एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो एक सच्चा एथलेंटियन है और अपने पूरे जीवन में पानी में रहा है, तो उसे पूरा यकीन था कि अगर वह शुद्ध गति में डायवन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत करता है तो वह बुरी तरह से पराजित हो जाएगा। तीसरा था प्रेरणा। ज़ेरास के पास इस पहलू पर विश्वास करने के अपने कारण थे। जब उसने क्रिस के साथ लड़ाई की तो यही वह चीज़ थी जिसने उसे जीतने में सक्षम बनाया। क्रिस ने उसे नीचा देखा, या यूं कहें कि उसने ज़ेरास की जीने की इच्छा को नीचा देखा, जिससे वह उसे गंभीरता से नहीं ले पाया, और इसी वजह से उसकी मौत हो गई। अगर क्रिस ने शुरू से ही लड़ाई को गंभीरता से लिया होता तो वह निस्संदेह जीत जाता। यही कारण था कि ज़ेरास ने प्रेरणा को प्राथमिकता दी। केवल प्रेरणा के साथ ही वह आगे बढ़ सकता है, और जबकि उसे पता नहीं था कि जीतने के लिए डायवन की प्रेरणा कितनी मजबूत है। वह जानता था कि यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई है और कोई भी मरना नहीं चाहता। यहाँ विजेता वह होगा जिसके पास जीने की अधिक इच्छा होगी। अंत में युद्ध का अनुभव था और एक निश्चित विजेता था, डायवन। वह एक योद्धा था जिसने ज़ेरास से बहुत पहले त्रिशूल के तरीके का प्रशिक्षण लिया था और निस्संदेह त्रिशूल का उपयोग करने का अधिक अनुभव होगा। ये सब जानने के बाद अगर वह डायवन को हराना चाहता है तो उसे कम से कम उससे दोगुना मजबूत और तेज होना चाहिए, और वह केवल प्रशिक्षण के माध्यम से ही संभव है। भले ही उसके पास केवल 2 दिन हो, फिर भी वह उसमें कुछ कर सकता है। ज़ेरास तुरंत उठ खड़ा हुआ और उसने प्रशिक्षण क्षेत्र की तलाश में नक्शा देखा। इसे पाकर वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और प्रशिक्षण मैदान की ओर बढ़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एथलेंटियन सैनिकों का प्रशिक्षण मैदान। दरवाज़ा धीरे से खोला गया क्योंकि सैनिकों ने अपना ध्यान उस ओर लगाया जो वह था। ज़ेरास को देखते ही उन्होंने तुरंत अपनी आंखें हटा लीं और अपना काम जारी रखा। उन्होंने उसे परेशान करने की कोशिश नहीं की। वे सभी रॉडर के साथ उसकी लड़ाई देख रहे थे और जानते थे कि वह एक कठिन प्रतिद्वंद्वी है। ज़ेरास ने उस जगह को देखा, मैदान के दूर छोर पर एक बड़ा घेरा देखा। उस जगह पर हथियारों की रैक की कतारें थीं, जिनमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के त्रिशूल थे। गति प्रशिक्षण और शक्ति परीक्षण आदि के लिए अजीब उपकरण। लंबे बालों वाला एक थका हुआ दिखने वाला बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में झाड़ू थी और वह फर्श साफ कर रहा था। वह युद्ध के मंच की ओर बढ़ गया क्योंकि वह अन्य सैनिकों के बीच खड़ा होकर मंच पर हो रही लड़ाई को देख रहा था। वह मुख्य रूप से ये देखने की कोशिश कर रहा था कि विरोधी लड़ाई में कैसे आगे बढ़ रहे थे और युद्धाभ्यास कर रहे थे, और धीरे धीरे वह उनकी हरकतों को समझ रहा था। दोनों लड़ाके अचानक एक बार फिर एक दूसरे से टकरा गए, क्योंकि उनमें से एक के हाथ से उसका त्रिशूल उड़ गया था। ज़ेरास के चेहरे पर निराशा के भाव थे, क्योंकि वह लड़ाई को इतनी जल्दी खत्म होते देख रहा था। लेकिन जब उसने देखा कि त्रिशूल किस दिशा में जा रहा है तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह उस बूढ़े आदमी की ओर था जो मैदान की सफाई कर रहा था।
जेरास की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे कोई संदेह नहीं था कि त्रिशूल तुरंत बूढ़े आदमी के सिर में घुस जाएगा और निस्संदेह उस बेचारे की जान ले लेगा। अन्य सैनिकों को परिणामों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी, जैसे कि बूढ़ा आदमी मरता है या नहीं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके बजाय वे खुश भी दिख रहे थे। त्रिशूल तेजी से सफाईकर्मी की ओर बढ़ा, जिसने जल्दी से पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक होने वाली घटना से शायद अचेत होकर वहीं खड़ा रहा। त्रिशूल 5 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर था, और ऐसा लगता है कि परिणाम अंतिम था, जब तक कि एक आकृति चमकती हुई नहीं दिखी और उसी पल दीवार में जा घुसी। जेरास के मुंह से खून की धार बह निकली और वह अपने पेट को देखते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। वहां त्रिशूल देखा जा सकता था, उसके पेट में 3 नुकीले कांटे लगे हुए थे और उसके पीछे से खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े लाल हो गए थे। जेरास ने त्रिशूल को पकड़ लिया और उसे अपने पेट से बाहर निकाला, दर्द के कारण अपने दांतों को कसकर भींच लिया। जब उसने दूसरे सैनिकों को देखा जो उसे अजीब भाव से देख रहे थे, तो उसकी आंखें धुंधली होने लगी। ये दया नहीं बल्कि मजाक था। जेरास ने उन्हें अनदेखा किया और उस बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने अपने हाथों में झाड़ू पकड़ी हुई थी और उसे सदमे में देख रहा था। दुनिया धीरे धीरे अंधेरी हो गई, क्योंकि उसका शरीर जमीन पर गिर गया और उसके घावों से खून बह रहा था और फर्श खून से लाल हो गया था। अध्याय 30। एक शिक्षक। ऊपर लटके मोतियों से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी आंखों को चुभ रही थी। जैसे ही उसने उन्हें धीरे धीरे खोला और वे तीव्रता के हिसाब से तेजी से नियंत्रित हो गए। जेरस कुछ देर तक मोतियों से बने झूमरों को देखता रहा, तभी एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी। तुम जाग रहे हो। वह धीरे धीरे उठकर कमरे के चारों ओर देखने लगा। यह एक साधारण कमरा था। जिस बिस्तर पर वह लेटा था, दीवार के दूर छोर पर कुछ किताबों की रैक, एक जर्जर अलमारी। लेकिन जेरस का ध्यान सबसे ऊपर लटका जंग लगा त्रिशूल था। यह उसके लिए अजीब था, क्योंकि त्रिशूल सामान्य त्रिशूलों से लगभग 2 गुना लंबा था और उसके कुछ हिस्से पर जंग लगी हुई थी। उसने खुद को और अपने पेट पर बंधी पट्टी को देखा, हालांकि उसे यकीन था कि वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। वह पीछे से अपने पीछे आ रहे कदमों की आवाज़ सुन सकता था। जैसे ही वह बैठा और अपने पीछे सतर्कता से देखा, लेकिन जल्द ही शांत हो गया। ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे उसने प्रशिक्षण हॉल में बचाने की कोशिश की थी। इसे पी लो, इससे तुम्हें अपनी ऊर्जा वापस पाने में मदद मिलेगी। बूढ़े आदमी ने उसे एक छोटा कटोरा देते हुए कहा, जिसमें एक काला चिपचिपा मिश्रण था। जेरास ने कटोरा लिया और एक ही घूंट में उसे पी लिया। खट्टेपन के कारण उसका चेहरा घृणा से भर गया। धन्यवाद, मुझे तुम्हें ले जाना चाहिए था बच्चे। तुमने मेरी जान बचाई, बूढ़े आदमी ने कहा और वह सामने की दीवार पर रखी अपनी झाड़ू के पास चला गया। जेरास ने उस आदमी की पीछे हत्ती हुई आकृति को देखा, क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे अवाक कर दिया। बूढ़ा आदमी जिस तरह से चल रहा था, वह बिल्कुल भी तैर नहीं रहा था। वह जमीन पर चलने वाले इंसान की तरह चल रहा था। आदमी का पैर पानी पर रखा हुआ था और लगभग अदृश्य लहरें बन रही थीं जो उसके चलने के लिए फर्श की तरह काम कर रही थीं। एक सामान्य अटलांटियन को लगता कि इस तरह की हरकत आदमी की बुढ़ापे की वजह से थी, लेकिन जेरास जानता था कि केवल इंसान ही इस तरह चल सकता है। कैसे? जेरास ने आश्चर्य से पूछा। बूढ़ा आदमी अजीब तरह से उसे देखते हुए पीछे मुड़ा। तुम कैसे? क्या तुम मुझे इस तरह चलना सिखा सकते हो? मैं अपने पैरों में थोड़ी चोट के कारण सामान्य रूप से तैरते समय बहुत धीमा हूँ। जेरास ने बूढ़े आदमी के मन में किसी भी तरह की उलझन को दूर करने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं बूढ़ा हूँ, इसलिए मैं इस तरह चलता हूँ। तुम सीखना चाहते हो कि बूढ़े कैसे चलते हैं? बूढ़े आदमी ने खुद से मजाक करते हुए पूछा। हाँ, मैं चाहता हूँ। लड़के की आवाज़ में दृढ़ संकल्प देखकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। यह एक अजीब अनुरोध था, क्योंकि किसी ने उससे कभी नहीं पूछा था कि इस तरह कैसे चलना है। उसका मन पिछली पीढ़ी की ओर चला गया। सच्चे योद्धाओं की पीढ़ी। उस समय के सच्चे अटलांटियन इसी तरह चलते हैं। वे मछलियों की तरह तैरते नहीं हैं। लेकिन पीढ़ी बदलती है और यह पीढ़ी। उसने लड़के की ओर देखा और कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम मुझ पर एक एहसानमंद हो। मुझे सिखाओ कि तुम इस तरह कैसे चल पाए और हम बराबरी पर आ जाएंगे। जेरास ने तुरंत उसे बीच में ही रोक दिया और उसे इस हद तक धकेल दिया कि वह मना नहीं कर सका। ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा बेटा, लेकिन दरवाजे पर जोरदार दस्तक ने बूढ़े आदमी को रोक दिया, क्योंकि वे दोनों दरवाजे की ओर देख रहे थे जो बेरहमी से खुला था। एक व्यक्ति अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कमरे में घुसा। ये प्लांक था। अरे, बूढ़े धुंधले सैनिकों ने शिकायत की है कि कुछ कमरे साफ नहीं किए गए हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इधर उधर घूमने के लिए पैसे दे रहा हूँ? प्लांक का शब्द उसके गले में अटक गया, क्योंकि उसने बिस्तर पर पड़ी आकृति को देखा और पाया कि यह वही राक्षस था। हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम एक हफ्ते के लिए कोलोसियम की सफाई करने वाले आदमी को कितना पैसे देते हो? जेरास ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा। ये 10 अटलांटियन सिक्के हैं। तुमने कहा था कि मेरे पास अटलांटियन सैनिक होने के इनाम के रूप में 100 अटलांटियन सिक्के हैं।
फिर 20 एटलांटियन सिक्के ले लो। बूढ़ा आदमी इस हफ्ते उपलब्ध नहीं होगा। जेरास ने प्लैंक को चौंकाते हुए कहा। ओह ठीक है, अच्छा तुम जा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारे बचे हुए सिक्के हैं। प्लैंक ने उसे 80 सिक्के दिए जो उसके पास बचे हुए सिक्के थे और वह जल्दी से भाग गया। यहाँ, ये 20 सिक्के भी ले लो। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास अगले 2 हफ्तों के लिए पर्याप्त सिक्के होंगे। जेरास ने उन्हें बूढ़े आदमी को देते हुए कहा जिसने धीरे से अपने हाथों से झाड़ू छोड़ दी। ठीक है, तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने सुना है कि तुम प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हो। बूढ़े आदमी ने पूछा। हाँ मैं शामिल हो रहा हूँ। तो तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पास मैं हूँ, अन्यथा परिणाम निश्चित नहीं होंगे। बूढ़ा आदमी दीवार की ओर बढ़ा और किसी यादृच्छिक हिस्से को छू लिया जिससे दीवार का एक हिस्सा धंस गया और उसमें सीढ़ियाँ थीं जो नीचे खाई में फैली हुई थीं। मेरे साथ आओ। जेरस तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उत्सुकता से उस आदमी की आकृति का पीछा करने लगा। आखिर यह साधारण सफाईकर्मी क्या रहस्य छिपा सकता है?